हेलो प्यारे बच्चों, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान डिजिटल स्कूल आरबीएससी अजमेर बोर्ड की ऑनलाइन कक्षा। आज के इस वीडियो सेशन में हम कक्षा 8 का विज्ञान और हमारा अध्याय है कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसे इंग्लिश में कहेंगे। तो ये पाठ हमें अंतरिक्ष और कृत्रिम उपग्रह है और उससे जुड़े हुए हमारे वैज्ञानिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे संस्थान हैं जो मुख्य है अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े हुए उनके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। कुल 6 पॉइंट है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या पॉइंट है। तो कृत्रिम उपग्रह है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो आप जानते हैं कि सौरमंडल है उसके अंदर क्या है, प्रकृति के रूप में हमारे जो ग्रह हैं वो कुल 8 है जिन्हें हम जानते हैं या हम समझते हैं। वैसे तो अनगिनत उपग्रह ग्रह हैं, पर जो हमारी क्या बोलते हैं गैलेक्सी है इसके अंदर कुल कितने हैं, 8 उपग्रह हैं मुख्य हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इन सभी ग्रहों के चारों ओर कुछ पिंड परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। ये सारे क्या हैं, प्राकृतिक रूप से हैं। जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। ठीक है। तो अब कृत्रिम उपग्रह कैसे होते हैं, जो मानव ने निर्मित किए हैं। मानव निर्मित पिंड जो पृथ्वी और अन्य ग्रहों के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। ये प्राकृतिक उपग्रह से अलग होते हैं। ठीक है, ये कृत्रिम उपग्रह की परिभाषा है। आज आप दूरदर्शन देखते हैं, रेडियो, मोबाइल में लाइव यूट्यूब वगैरह जो कुछ भी हम व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं वो सब कृत्रिम उपग्रह के कारण ही कार्य कर रहे हैं। कृत्रिम उपग्रह से पृथ्वी पर सुदृढ़ संचार व्यवस्था यानी अच्छी मजबूत, सुदृढ़ का मतलब मजबूत संचार व्यवस्था है। आप कहीं पे भी जाओ आपके मोबाइल में लगभग 99% नेटवर्क रहता ही है। अब दूसरा पॉइंट आता है कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण। ठीक है, लॉन्चिंग किसे कहते हैं। तो ये उपग्रह अंतरिक्ष में किस प्रकार से भेजे जाते हैं, ठीक है, पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक गेंद या पत्थर, रबर डस्टर है, वो एक एक करके ऊपर फेंकिए। आप देखेंगे कि कौन सभी वस्तुएं किस ओर जाती है। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ऊंचाई पर जाकर पुनः वापस लौट आ जाती है। तो ये क्या कारण है, ये है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण। ठीक है, जो वापस आने का कारण है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण है। पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण है, चुंबकीय प्रभाव है, वो अपनी ओर खींचता है। ठीक है, अब इसी तरीके से गुरुत्वाकर्षण के कारण कृत्रिम उपग्रह को भी अंतरिक्ष की ओर भेजने में पृथ्वी उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। तो हम किस प्रकार से अंतरिक्ष को ऊपर भेजा जाए इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो बंदूक से दागी गई अब गतिविधि 2 है, इसके अंदर समझ लेते हैं। तो बंदूक से दागी गई गोली, आतिशबाजी और रॉकेट आदि से ऊपर छोड़े गए इनका वेग अधिक होता है। यानी बंदूक की जो गोलियां अगर हम ऊपर की तरफ करके चलाएं तो वो ज़्यादा दूरी तक जाएगी। ये सभी वस्तुएं हाथ से उछाले गए गेंद की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर जाकर पृथ्वी पर लौट आती हैं। इसी प्रकार यदि किसी उच्च कोटि के रॉकेट द्वारा यानी और बहुत बेहतर रॉकेट होता है जो इतना वेग प्रदान किया जाए कि वह गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर कर जाए तो पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगा। ठीक है, एक गुरुत्वाकर्षण की क्षमता है, उसकी सीमा को, उस क्षमता को तोड़कर अगर कोई स्पीड, ऐसी स्पीड हो जो उस गुरुत्वाकर्षण क्षमता को भी कम कर माने उसको, ठीक है, तो उसको पार कर जाए तो उससे गति से या वेग से कोई चीज़ बाहर पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएगी या बाहर की ओर जाएगी तो वो वापस नहीं आ पाएगी अगर वो ना जाए तब तक। पृथ्वी के लिए न्यूनतम वेग पृथ्वी के लिए वह न्यूनतम वेग जिसे वस्तु को ऊपर की ओर भेजने यानी प्रक्षेपित करने के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए उसे क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। और ये पलायन वेग पृथ्वी के लिए कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। यानी आप आँख नहीं झपकोगे, ठीक है, इतने पलक नहीं झपकोगे, इतने में 11.2 किलोमीटर वो स्पीड कोई वस्तु विशेष या रॉकेट है वो हमारा इतने किलोमीटर पार कर चुका होता है। अतः यदि किसी वस्तु को पलायन वेग से अधिक से ऊपर भेजा जाए तो अंतरिक्ष में चली जाएगी। यदि किसी पिंड को हम पलायन वेग यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कुछ वेग भी कम करें तो वह बाहर नहीं जा पाएगी, वर्ण पृथ्वी के चारों ओर निश्चित कक्ष में चक्कर लगाने लगेगा। यह कृत्रिम उपग्रह कहलाता है।
यानी 11.2 से कुछ कम रखेंगे तो कुछ ऊंचाई पर तो जाएगी, परंतु वह इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देगा, बाहर नहीं जा पाएगा। कृत्रिम उपग्रह को रॉकेट अथवा उपग्रह प्रक्षेपण यान की सहायता से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है। अब कृत्रिम उपग्रह प्रकार कितने हैं, तो यहाँ पे 2 प्रकार हैं। पृथ्वी के सापेक्ष दूरी और उपग्रह के उपयोग के आधार पर 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो उपग्रह 2 प्रकार के किस आधार पे, पृथ्वी की सापेक्ष दूरी और उपग्रह के उपयोग के आधार पर। ठीक है, अब कृत्रिम उपग्रह में पहला है भूस्थिर उपग्रह और एक ध्रुवीय उपग्रह। अब ये भूस्थिर और ध्रुवीय में क्या फ़र्क है वो हम आगे इस चित्र में देखेंगे, आगे अगले पेज पे है। ठीक है, तो यहाँ से पहले देख लेते हैं। ये रहा, जो भूस्थिर उपग्रह होता है वो इस प्रकार से, यानी आपका 0 डिग्री है देशांतर, उसके हिसाब से घूमेगा। ठीक है, वृत्त के रूप में, क्षैतिज के रूप में अपने आप। और ये ध्रुव होते हैं हमारे नॉर्थ और साउथ, ये ध्रुवीय होता है। तो ध्रुवीय जो होता है वो इस तरीके से खड़े से ऊपर से नीचे की ओर घूमता है, जैसे डॉलर इंडा आपने देखा होगा, उस तरह से ध्रुवीय उपग्रह गति करते हैं। ठीक है, और जो गोल तरीके के झूले होते हैं, ठीक है, इस तरीके से घूमने वाले, उस तरह से ये भूमध्य रेखीय उपग्रह गति करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले भूस्थिर या, ठीक है, इन भूस्थिर उपग्रह में क्या है, यहाँ पे पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में चक्कर लगाता है। कोई उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है और किसी निश्चित स्थान पर देखने पर स्थिर दिखाई देता है तो भूस्थिर उपग्रह कहलाता है। इसकी पृथ्वी से सतह लगभग कितनी ऊंचाई होती है, 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होता है। ये उपग्रह भूमध्य रेखीय कक्ष में चक्कर काटते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भूस्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल भी पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर या परिक्रमा काल के बराबर होता है। ठीक है, पृथ्वी 24 घूर्णन काल 24 घंटे का होता है, परिक्रमा तो 365 का होता है पृथ्वी का। पर भूस्थिर उपग्रह का परिक्रमा काल है वो पृथ्वी के घूर्णन काल की, यानी 24 घंटे में ये अपनी दूरी तय करता है और 24 घंटे का समय एक पृथ्वी के घूर्णन काल का होता है। अतः भूस्थिर उपग्रह भी पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में पृथ्वी का अपनी कक्ष पर एक चक्कर लगाता है, इसलिए पृथ्वी से देखने पर वह वहीं पे स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि एक समान गति है इनकी। अब यहाँ पे एक भूस्थिर उपग्रह दिया गया है और विद्यालय में स्थित डिश द्वारा उपग्रह से संकेत ग्रहण किए जाते हैं। ये इस तरह के डिश लगे होते हैं और जो हमें लाइव कक्षाएं दिखाने के लिए या अन्य स्कूल में जो कंप्यूटर विशेष कार्यक्रम हैं उनको करने के लिए आजकल डिश लगी होती है लगभग हर स्कूल पे। अब भूस्थिर उपग्रह का उपयोग सैटेलाइट टेलीफोन, सैटेलाइट टेलीविज़न, सैटेलाइट रेडियो और अन्य प्रकार के वैश्विक संचार के लिए किया जाता है, इसलिए भूस्थिर उपग्रह को संचार उपग्रह भी कहते हैं। जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिनसे हम टेलीफोन, यूट्यूब, मोबाइल, जो लैपटॉप में सब कुछ नेट वगैरह चला रहे हैं, वो भूस्थिर जियो स्टेशनरी उपग्रह या कम्युनिकेशन सैटेलाइट के माध्यम से चला रहे हैं। अब आता है ध्रुवीय पोलर सैटेलाइट। ध्रुवीय उपग्रह ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के ध्रुवीय कक्ष पर परिक्रमण करते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी की सतह से कम ऊंचाई पर चक्कर काटते हैं। लगभग इनकी दूरी कितनी होती है, 500 से 800, यानी वास्तव में वैसे लगभग 600 किलोमीटर के लगभग होती है। ध्रुवीय उपग्रहों द्वारा बादलों के चित्र, वायुमंडल संबंधी जानकारी, ओजोन परत में छेद जैसे महत्वपूर्ण सूचनाएं, जब मौसम संबंधी या मौसमीय प्रभाव है, वातावरणीय प्रभाव, इनकी जानकारी हमें ध्रुवीय उपकरण देते हैं। और ध्रुवीय उपकरण से सूचनाएं प्राप्त सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग, मौसम विज्ञान, पर्यावरण संबंधी उपयोगी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ध्रुवीय उपग्रह अपने कैमरों के द्वारा प्रतिदिन पूरे दिन में 1 या 2 बार पृथ्वी का संपूर्ण पृथ्वी का अवलोकन कर सकता है। अब किसी सुदूर संवेदन किसे कहते हैं, रिमोट सेंसिंग कैसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना उस वस्तु के संबंध में जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहता है। ठीक है, मतलब रिमोट से जो काम कर लेना वो सुदूर संवेदन है। आप टीवी चला रहे हो और फिर भी रिमोट पे बैठे बैठे चैनल चेंज कर रहे हो तो वो रिमोट सेंसिंग है। अब आती है कल्पना चावला की बात। कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था,
17 मार्च 1962 को, और 1 जनवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कारण क्या था? कोलंबिया स्पेस शटल से लौटते समय सिर्फ 7 सेकंड जल्दी अंतरिक्ष में वो कोलंबिया शटल था, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और ये भारतीय प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। भारत ने सुदूर संवेदी उपग्रह IRS-1 है, IRS-2 भी, IRS-3C प्रक्षेपित किए हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लगभग 100-150 के लगभग। यहाँ पे आपके लिए कक्षा 8 के लिए 3-4 ही बताए गए हैं। उपग्रहों द्वारा हमारे टीवी, मोबाइल, रेडियो आदि पर संकेत प्राप्त होते हैं। अब होते कैसे हैं ये देखिए। देखो, कहीं जगह आपको खेल का वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, वो क्या होता है? विद्युत चुंबकीय संकेत के माध्यम से जियो स्टेशन होता है, यानी लाइव टेलीकास्ट जिसे कहते हैं, वो उपग्रह तक भेजा जाता है। ठीक है। अब वो लाइव टेलीकास्ट उपग्रह हमारे डिश या एंटीना जो भी हमारे घर पे केबल कनेक्शन वाला सिस्टम जो भी लगा है, उसके माध्यम से टीवी में प्रदर्शित करता है। ठीक है। उपग्रह डिश को भेजेगा, डिश केबल या जैसे भी आपके कनेक्शन हैं, घर में DTH लगी है, डिश टीवी लगी है, या केबल कनेक्शन है, केबल कनेक्शन भी DTH, एक मुख्य DTH या डिश के माध्यम से जुड़ा होता है, और वो हमारे टेलीविज़न में फिर एक केबल के माध्यम से दिखता है। तो ये है। यहाँ पे एक खास बात समझने वाली है कि सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे हैं, वो निर्वात में यानी बिना माध्यम के भी गमन कर सकती है। ठीक है। जबकि ध्वनि तरंग है, वो उसको एक माध्यम की आवश्यकता होती है। कृत्रिम अब कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं, उनके उपयोग क्या है वो देख लेते हैं। उपग्रह तो हमने देख लिए 2 प्रकार। उपयोग में सबसे पहले है दूरसंचार के साधन, जैसे टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि। इनके स्थित उपकरणों से तरंगे प्राप्त करता है और पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर भेजता है। इसकी सहायता से मौसम और भूग्रह संबंधी सूचनाएं एकत्रित करके उनके विभिन्न उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। फसल के क्षेत्रफल और उत्पादन का आंकलन करना, सूखा और बाढ़ की चेतावनी देना, उनसे होने वाली हानि ज्ञात करना, भूमिगत पानी की खोज करके जल संसाधन का प्रबंधन करना, भूगर्भ में स्थित खनिज संसाधन का पता लगाना, वनों का सर्वेक्षण करके पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों से सहायता करना, हवाई अड्डा, बंदरगाहों, सैनिक ठिकानों की निगरानी करना, उनकी सुरक्षा के प्रबंध में आसानी हो, सैनिक गतिविधियों की जासूसी करना, और अंतरिक्ष वायुमंडल में होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त करना, और वायुयान, जहाज और व्यक्ति वस्तु के सही स्थान जिसे कहते हैं GPS लोकेशन क्या है, ठीक है, वो पता लगाते हैं। तो ये 11 पॉइंट है कृत्रिम उपग्रह के मुख्यतः। अब आगे बढ़ते हैं। भारत के जो मुख्य उपग्रह थे कृत्रिम रूप से, वो कौन से हैं और कब शुरू हुआ था? तो सर्वप्रथम कृत्रिम उपग्रह रूस द्वारा भेजा गया था 4 अक्टूबर 1957 को, और इसके बाद में कई उपग्रह भेजे। आज पृथ्वी के 3000 से कृत्रिम उपग्रह हैं। ठीक है। और भारत में कृत्रिम उपग्रह सबसे पहले 1975 में भेजा गया था। अब तक 70 से अधिक, यानी 100, अब तो ये तो पुरानी बात है, पर 200 से अधिक उपग्रह हमारे देश के भेजे जा चुके हैं। ये उपग्रह विभिन्न अंतरिक्ष वाहनों, स्पेस शटल जिसे कहते हैं, प्रक्षेपण यान, उनके माध्यम से छोड़े गए हैं। अधिकतर भारतीय उपग्रह अमेरिकी, रूसी, यूरोपीय प्रक्षेपी रॉकेट या स्पेस शटल की सहायता से छोड़े गए थे। ये पहले की बात बता रहा है। ठीक है। अब तो खुद के स्पेस शटल है भारत के। ठीक है। GSLV, ISLV, PSLV, पता नहीं किस किस नाम से। ठीक है। जिसे लॉन्चिंग व्हीकल कहते हैं। LV का मतलब लॉन्चिंग व्हीकल। भारत द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की सहायता से अंतरिक्ष में भेजे गए प्रमुख उपग्रह। अब भारत में अंतरिक्ष का कार्यक्रम किसके पास है, कौन सी संस्था करती है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ISRO। ठीक है। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। तो ये हमारा प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। आर्यभट्ट इस प्रकार का था। ठीक है। अब ये क्या, कब छोड़ा गया था? अब ये देखो, प्रसिद्ध प्राचीन गणितज्ञ आर्यभट्ट थे, उनके नाम पे था, और 19 अप्रैल 1975 को। ये बहुत बार पूछा गया कि उस पर्सन है यहाँ से। ठीक है। ये दोनों चीज़ें ज़रूर पूछी जाती है। और इसका कार्य पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना था। उसके बाद 1979 में भास्कर 1 द्वारा छोड़ा गया, जो कि
भारत का पहला प्रायोगिक सुदूर संवेदी उपग्रह है। सन 1980 के अंत में भारत ने ध्रुवीय उपग्रहों की अंतरिक्ष में भेजना प्रारंभ किया और इन्हें भारतीय दूर संवेदी IRS श्रेणी का उपग्रह कहा गया। ये उपग्रह पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, सर्वेक्षण यानी जो हमारे पेड़ पौधे, वन भूमि, इनकी जानकारी और सर्वे का काम और मौसम की भविष्यवाणी अंतरिक्ष में उपयोगी प्रयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है IRS का। ठीक है, इंडियन रिमोट सेंसिंग जिसे कहते हैं, भारतीय दूर संवेदी या सुदूर संवेदी। 1980 के प्रारंभ में इनसेट श्रेणी यानी इंडियन सैटेलाइट सिस्टम था, उसके उपग्रह छोड़े गए थे। इनका काम था मौसम की भविष्यवाणी और दूरसंचार के लिए। DD1 देखना शुरू किया था, वो इस सेट के माध्यम से हमने दूरदर्शन देखना किया था। DD मेट्रो आता था और एक दो छोटे बड़े चैनल और थे, तो ये हमने इन सेटेलाइट था, उनके माध्यम से हमने यहाँ पे टीवी देखना शुरू किया था। अब है मौसम संबंधी जानकारी हेतु प्रक्षेपण। 5 जनवरी 2003 को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पर कल्पना चावला 1 नाम दिया गया। यह प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह जो केवल मौसम विज्ञान से संबंधित है। भारत का पहला मौसम विज्ञान से संबंधित उपग्रह कौन सा था? कल्पना चावला फर्स्ट के नाम से। ठीक है, और 5 जनवरी 2003 को इसको प्रक्षेपित किया गया था। 2004 में एजुसेट छोड़ा गया था। एजुसेट का मतलब एजुकेशनल सैटेलाइट है और प्रथम उपग्रह है जो केवल शिक्षा यानी अपने आजकल जो टीवी वगैरह में हम देखते हैं कि विभिन्न एक कक्षा 1 से लेके कक्षा 2 तक के लिए, कक्षा 1 के लिए BA BEd BTech सभी कक्षाओं के लिए आजकल जो टीवी में फ्री चैनल चलते हैं वो इसी एजुसेट के माध्यम से चलते हैं। अब आगे देखते हैं अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन क्या है भारतीय। ठीक है, इसरो जिसे कहते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे एक होमी जहांगीर बाबा के नेतृत्व में 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इनको स्पार नाम का गठन किया गया था। ठीक है, ये 1962 में था। अब इनको 1969 में इसका नाम क्या कर दिया गया? इसरो से पुनर्गठित किया गया। भारत में कृत्रिम उपग्रह का निर्माण, विकास, प्रक्षेपण इसरो द्वारा ही किया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ करने के कारण इसको विक्रम साराभाई अम्बालाल साराभाई को है। ठीक है, तो सबसे पहले होमी जहांगीर बाबा ने इसका ऊर्जा विभाग के नेतृत्व में इनको स्पार किया, फिर 1969 में इसरो बना दिया और फिर इसका श्रेय किसको जाता है? अंतरिक्ष कार्यक्रम का अम्बालाल साराभाई जो हमारे वैज्ञानिक थे। तो ये एजुसेट का चित्र यहाँ पे हमें दिखाया गया है, जिसके माध्यम से हम आज घर बैठे डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से सभी कक्षाएं देख सकते हैं, चाहे कक्षा 1 हो, चाहे कक्षा 15 या 16, 17 PhD तक की कक्षाएं हों। इसरो के अंतरिक्ष आधारित सहायता से अंतरिक्ष और उपग्रहों संबंधी अनुसंधान और विकास किए जा रहे हैं। इसरो की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को कार्य करते हुए अंतरिक्ष वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम ने भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण यान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भारत के सभी के उच्च स्तरीय प्रक्षेपण यान निर्मित हैं, आत्मनिर्मित हो गया। अमेरिका और अन्य देश भी कृत्रिम उपग्रह भारतीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग कर रहे हैं। इसरो ने 50 से अधिक उपग्रह, विदेशी उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए हैं या भेजे हैं। अब इसरो के कई महत्वपूर्ण केंद्र संपूर्ण भारत में है। प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा में सार, ठीक है, श्रीहरिकोटा में है, चेन्नई में के पास है ये, तमिलनाडु में। और इसके साथ ही अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केंद्र अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लैब है PRL, और त्रिवेंद्रम जिसे कहते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। और राजस्थान के जोधपुर शहर में भी कृत्रिम उपग्रह से प्राप्त सूचनाओं, चित्रों, आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए दूर संवेदी केंद्र रिमोट सेंसिंग सेंटर स्थित किया हुआ है। ठीक है, ये प्रमुख क्षेत्र है यहाँ अंतरिक्ष से जुड़े हुए संस्थान हैं। अब आगे आते हैं विक्रम साराभाई के बारे में पढ़ लेते हैं। तो विक्रम साराभाई है, इनका जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। ठीक है, ये भारत के प्रमुख वैज्ञानिक का 1966 में विज्ञान और अभियांत्रिकी के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
और अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। कैम्ब्रिज में इन्होंने कॉस्मिक रे भौतिकी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी, यानी कॉस्मिक रे में PhD प्राप्त की थी। और इन्होंने 86 वैज्ञानिक शोध पत्र लिखे, 40 संस्थान स्थापित किए, जिनमें से अनुसंधान के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद है। डॉक्टर साराभाई एक वैज्ञानिक, भविष्य दृष्टा, औद्योगिक प्रबंधक के साथ संगीत, फोटोग्राफी, पुरातत्व, ललित कलाओं की गहरी रुचि रखते थे। डॉक्टर साराभाई का तिरुवनंतपुरम केरल में 30 दिसंबर 1971 को 52 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। बाद में इन्हें फिर से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दूसरे खास वैज्ञानिक हमारे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। कलाम ने एक वैज्ञानिक और इंजीनियर के तौर पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया। इसरो में कार्य करते हुए भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV तृतीय के निर्माण में डॉक्टर कलाम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनकी सहायता से जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। ठीक है, और इस प्रकार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्लब में अंतरिक्ष क्लब में सदस्य बन गया। और कलाम ने भारत के मिसाइल कार्यक्रम को महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए APJ अब्दुल कलाम को क्या कहते हैं, मिसाइल मैन भी कहा जाता है। डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति भी थे। शिक्षण कार्य के अलावा कलाम की कई पुस्तकें लिखी। ठीक है, इंडिया 2020 इनकी खास पुस्तक है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, विभूषण, भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में एक विशेष आयोजन चल रहा था, शैक्षिक समारोह, उसके दौरान इनकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई थी। अब आगे हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि मानव निर्मित जो पिंड होते हैं या उपग्रह होते हैं, जो कुछ विशेष यंत्र बने होते हैं जो पृथ्वी और अन्य चारों घरों की एक निश्चित कक्षा में चक्कर काट रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। एक न्यूनतम वेग जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को ऊपर से प्रक्षेपित करते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए तो वो क्या कहलाता है, पलायन वेग कहलाता है। और पृथ्वी से पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हम गति करेंगे तो पृथ्वी की कक्षा से पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव को हम तोड़कर बाहर चले जाएंगे। और जो उपग्रह पृथ्वी पर स्थित स्थान से देखने पर एक निश्चित स्थान पर स्थिर दिखाई देता है उसे भूस्थिर उपग्रह कहलाता है। ये संचार के लिए उपग्रह होते हैं विशेष रूप से। उपग्रह जो पृथ्वी में ध्रुवीय कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। ध्रुवीय उपग्रह अलग अलग समय में विभिन्न स्थानों से गुजरते हैं। उनमें लगे कैमरा और कंप्यूटर उपकरण की सहायता से मौसम, भूगर्भ, जल, थल आदि सूचनाएं और पृथ्वी पर आंकड़े इनसे भूविज्ञान जो मुख्य केंद्र होता है वहाँ पे भेजे जाते हैं। तो ये था आज का पाठ, उपग्रह से जुड़े हुए कुछ खास बातें। अब पढ़ते हैं आगे वाले पाठ के लिए। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सभी बच्चों को धन्यवाद।